Okay, so the next technique or the method we have for solving indefinite integration, that is by using partial fraction. तो इसका नाम हमने दे दिया इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन. ओके, सो बिफोर वी ट्राई टू यूज पार्शियल फ्रैक्शन फॉर सॉल्विंग सम्स. सो बेसिकली इसमें स्ट्रक्चर क्या होगा, कोई एक रैशनल फंक्शन होगा, वो पी एक्स अपॉन क्यू एक्स के फॉर्म में होगा, और पी एक्स में जो आपके पास में एक्सप्रेशन लिखा हुआ है उसका डिग्री अगर क्यू एक्स में जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है उसके डिग्री से कम है, देन वी कैन अप्लाई पार्शियल फ्रैक्शन. अगर पी एक्स मान लिया कि एक क्यूबिक है और क्यू एक्स जो है वो एक बाई क्वाड्रेटिक है, मतलब कि डिग्री 4 है, तो अगर ये डिग्री इसका डिग्री इसके डिग्री से कम है तब तो ये पार्शियल फ्रैक्शन वी कैन अप्लाई. अगर सपोज करो कि पी एक्स अपॉन क्यू एक्स में दोनों का डिग्री सेम हो गया, सपोज करो इसका डिग्री 3 है और इसका भी डिग्री 3 है, तो हम क्या करेंगे, देन वी अप्लाई लॉन्ग डिवीजन मेथड. पता है ना भाई लॉन्ग डिवीजन मेथड में क्या होता है, डिवाइजर डिवाइजर डिविडेंड कोशेंट एंड रिमाइंडर. ठीक है, तो वहां से फिर हम डिवाइड करके और उसको पहले प्रॉपर पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करेंगे, देन वी विल अप्लाई पार्शियल फ्रैक्शन. क्लियर है बात. सो बेसिकली पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करने के लिए जो आपके पास में गिवन एक्सप्रेशन है, मतलब कि जो न्यूमरेटर का जो डिग्री है वो डिनोमिनेटर की डिग्री से कम होना चाहिए. ओके, सो डिग्री ऑफ द expression in the numerator must be less than the degree of the expression in the denominator. ठीक है, otherwise we have to go through a long division method and simplify. so अभी पार्शियल फ्रैक्शन को समझने के लिए मेथड क्या है हम वो समझते हैं. जैसे कि अगर सपोज करो कि आपके पास में लिखा हुआ है 1 अपॉन लेट से x प्लस 1 प्लस लेट से 2 अपॉन x प्लस 3, ये लिखा हुआ है. इसमें अगर हम एलसीएम ले लें, सो व्हाट वी विल गेट, x प्लस 1 x प्लस 3 आ गया आपके पास में, और एलसीएम लेने पर ये बन गया x प्लस 3 एंड दिस इज 2x प्लस 2. नाउ वी कैन राइट इट एज 3x प्लस 5 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 इंटू x प्लस 3. तो फिर ये बात तो आपको बहुत ऑब्वियस सी लग रही होगी, ठीक है, और अगर लग रही है तो लगना भी चाहिए कि भाई ये एक्सप्रेशन लिखा हुआ था, आपने क्या किया, एलसीएम लिया और उसको ये लिख दिया. ओके, इट्स ओके, फाइन. लेकिन क्या हम यहाँ से यहाँ इतने ऑब्वियसली जा सकते हैं? कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मेरे पास में 3x प्लस 5 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 x प्लस 3 लिखा हुआ है, तो सबसे पहले तो देखो पार्शियल फ्रैक्शन के लिए इसका डिग्री कितना 1 है और इन दोनों का डिग्री कंबाइंड होकर कितना 2 है, तो डिनोमिनेटर का डिग्री जो है वो न्यूमरेटर की डिग्री से ज़्यादा है. तो फिर अगर आपके पास में यहाँ पर लीनियर टर्म है, ये कैसे टर्म है, लीनियर टर्म है, तो अब आप इसको यहाँ पर ये मिसिंग है और ये मिसिंग है, ये तो हमको नहीं पता है ना. सपोज करो आपको ये गिवन होता और आपको इस फॉर्म में लिखना होता, तो होगा क्या, ऐसा लिखने से क्या फ़ायदा होगा. पहली चीज़ तो यहाँ पर तो क्या लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक है, सो वी ऑलरेडी नो हाउ टू सॉल्व. बट अगर सपोज करो यहाँ पर लीनियर अपॉन क्यूबिक होता या फिर और हायर डिग्री होते, तो उसका इंटीग्रेशन आप तो अच्छा ये बताओ, इसका इंटीग्रेशन करना इजी है या इसका इंटीग्रेशन करना इजी है? ऑब्वियसली इसका इंटीग्रेशन करना इजी है, ये तो डायरेक्ट दिख रहा है भाई. ये तो आ जाएगा 1 अपॉन एक्स प्लस 1 है, दैट इज एल एन ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस 1 प्लस ट्वाइस ऑफ एल एन ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस 3. डायरेक्ट बोल दिया. यहाँ पर हमको पहले इसको इसमें डिकम्पोज करना पड़ेगा. क्लियर है बात. तो फिर अगर हमको इंटीग्रेशन पूछा गया सपोज करो इसका और या फिर इसका, बात तो दोनों एक ही लिखी हुई है, तो अगर हम यहाँ से यहाँ पहुँच जाएं तो फिर तो इंटीग्रेशन करना इजी टास्क है. ओके, तो बेसिकली हम कर क्या रहे हैं, इंटीग्रेशन में क्या है, इंटीग्रेशन एक प्रोसेस है एंटी डेरिवेटिव बोलने के लिए, मतलब बोलने के लिए क्या है भी डेफिनेशन, तो वही है. लेकिन फिर इंटीग्रेशन में क्या हो रहा है कि कुछ अलग अलग टाइप के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमने देखा कुछ तो फॉर्मूला बेस्ड है कि अगर आपको उसका डेरिवेटिव पता है तो उसका एंटी डेरिवेटिव ये होगा, आंसर आ गया, प्लस सी लगा दिया हमने. फिर हमने देखा कि कुछ प्रॉब्लम्स में वो डायरेक्ट हमको फॉर्मूला नहीं दिख रहा है, तो वो फॉर्मूला डायरेक्ट नहीं दिख रहा है तो उसके लिए फिर हमने एक मेथड यूज़ किया जिसको हमने सब्सटीट्यूशन मेथड बोला.
फिर दो फंक्शंस के प्रोडक्ट आ गए हमारे पास में, उस तरह के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए फिर हमने यूज किया बाई पार्ट्स मेथड, और उसमें भी फिर हमने स्पेसिफिक टाइप के प्रॉब्लम देखे जिसमें कि ई पावर एक्स और ब्रैकेट के अंदर में एफ एक्स प्लस एफ डेस एक्स टाइप के प्रॉब्लम है। ठीक है बात। तो अगर जैसे जैसे हमारे पास में प्रॉब्लम्स आते जा रहे हैं, टेक्निक जो है डिफरेंट होती जा रही है। फिर हमने देखा लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक है, लीनियर अपॉन रूट ओवर क्वाड्रेटिक है, तो उस तरह की प्रॉब्लम को देखा हमने कैसे सॉल्व करना है। dx अपॉन केवल क्वाड्रेटिक लिखा हुआ है तो उस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, या फिर dx अपॉन रूट ओवर क्वाड्रेटिक लिखा हुआ है तो उस तरह की प्रॉब्लम को कैसे हम, जो हमको जो फॉर्मेट पता है उसमें हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं। सो पार्शियल फ्रैक्शन इज ऑल्सो वन मोर टेक्निक वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, जिसकी मदद से वी कैन सॉल्व मोर डिफरेंट काइंड ऑफ सम्स। ठीक है। तो बात ये है कि ये जितना ये ऑब्वियस है उतना ये ऑब्वियस नहीं है। तो अगर आपके पास में कोई एक्सप्रेशन गिवन है जिसमें कि डिग्री ऑफ न्यूमरेटर जो है वो डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर से कम है, और यहाँ पर अगर लीनियर टर्म लिखे हुए हैं तो क्या लिखा हुआ है x+1 और x+3 लिखा हुआ है, तो इसको आप लिख सकते हो a अपॉन x+1 प्लस b अपॉन x+3, इस तरह से आप लिख सकते हो। फिर अभी हमारा टास्क क्या है, अभी हमको तो a और b का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे हम, तो यहाँ से 3x+5 और यहाँ पर एलसीएम ले लो, तो a टाइम्स ऑफ x+3 प्लस b टाइम्स ऑफ x+1 और कोफिशिएंट्स कंपेयर कर दो आप। तो कोफिशिएंट ऑफ x जो है राइट हैंड साइड से हमको मिल रहा है a प्लस बी, और लेफ्ट हैंड साइड पर 3 है, ये एक इक्वेशन आ गई। और कांस्टेंट जो है वो 3a प्लस बी इज इक्वल टू 5। ठीक है, इन दोनों को अगर हम सॉल्व कर लें यहाँ से, अभी हमने क्या किया, कुछ नहीं किया, एलसीएम लिया। एलसीएम लिया तो दोनों का एलसीएम तो सेम ही आ जाएगा डिनोमिनेटर में, तो वो तो हटा दिया हमने। अभी जो एक्सप्रेशन बचा वो ये बचा। अब यहाँ से हमको a और b की वैल्यूज फाइंड आउट करना है, तो a और b की वैल्यू निकालने के लिए हमने दोनों तरफ जो है x का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म जो है उन दोनों को कंपेयर कर लिया। तो यहाँ से तो ax प्लस बी एक्स आ रहा था, तो x का कोफिशिएंट क्या आ रहा है a प्लस बी, यहाँ पर 3 है तो a प्लस बी इज इक्वल टू 3। सो यहाँ से अभी अगर लिखूँ मैं 2a प्लस ए प्लस बी इज इक्वल टू 5, और a प्लस बी 3 है तो यहाँ पर 3 रख दिया, 3 को यहाँ भेजा तो 5 माइनस 3 इज 2, सो 2a इज इक्वल टू 2, तो a का वैल्यू कितना आ गया 1, और आना भी चाहिए था 1 क्योंकि ये तो सॉल्व कर रखा है हमने ऑलरेडी। ठीक है, अब a का वैल्यू 1 आ गया तो b का वैल्यू जो है यहाँ से डायरेक्टली वी कैन से b का वैल्यू 2, b का वैल्यू 2 आना भी चाहिए था। ठीक है, सो दिस इज वन ऑफ द वे टू फाइंड a एंड b। ओके, अब यहाँ पर बहुत सारे और भी वेरिएशन हो सकते हैं, ये तो बहुत एक सिंपल सा वेरिएशन हमने देखा। अगर सपोज करो, अच्छा a और b की वैल्यू निकालने के लिए आप देखो x का वैल्यू जो भी एक डिफाइंड वैल्यू है वो अगर हम यहाँ पर रखें तो वहाँ से भी हमको जो है x का वैल्यू, हम ये तो एक आइडेंटिटी की तरह है। अब अगर हम यहाँ पर x का वैल्यू 0 रख दें, x का वैल्यू अगर हम 0 रखेंगे तो क्या मिलेगा हमको, a तो 3a मिल जाएगा यहाँ से, और यहाँ से मिल जाएगा 3a प्लस बी, और x का वैल्यू 0 रखा तो 5, तो 3a प्लस बी इज इक्वल टू 5। तो एक इक्वेशन यहाँ से मिल गई हमको, सेम इक्वेशन मिल रही। और एक बार अगर हम x का वैल्यू 1 रख दें, x का वैल्यू 1 रखेंगे तो यहाँ से क्या आ गया, देखो 8 बन गया, ये आ जाएगा आपके पास में 4a, और x का वैल्यू क्या रखा आपने, 1 रखा ना। ठीक है, और ये हो जाएगा आपके पास में 2b, तो a प्लस बी इज इक्वल टू 2a प्लस बी इज इक्वल टू आ गया आपके पास में 4। तो 2a प्लस बी इज इक्वल टू 4 है, a का वैल्यू अगर आप 1 रखोगे यहाँ पर तो b इक्वल टू क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, और b का वैल्यू 2 रखोगे आप यहाँ पर तो a का वैल्यू 1 आ रहा है, मतलब कि वेरीफाई कर रहा है आंसर्स को। ठीक है, तो इस तरह से भी हम सॉल्व कर सकते हैं। ओके, और सपोज करो कि अगर आपके पास में जो प्रॉब्लम है वो इस तरह से ना गिवन होके थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेट अगर हम करें, तो अगर मान लीजिए कुछ ऐसा होता कि 2x प्लस 3 एंड डिवाइडेड बाय x प्लस 1 का क्यूब इंटू x माइनस 2 का पावर लेट से 2 dx। अब ये प्रॉब्लम, तो सबसे पहले हमने देखा यहाँ पर तो डिग्री 1 है, यहाँ पर डिग्री तो ज़्यादा है, मतलब पार्शियल फ्रैक्शन हम लिख सकते हैं। अब यहाँ पर अभी तक क्या हो रहा था कि लीनियर जो थे नीचे में जो टर्म्स थे उनका डिग्री 1 था, अब यहाँ पे इसका डिग्री 3 है, इसका डिग्री 2 है।
तो जितनी बार ये आ रहा है उतनी बार आप लीनियर लिख दो। जैसे कि a अपॉन, अगर मैं x-2 के लिए लिख रहा हूँ तो इसका डिग्री 2 है, तो a अपॉन x-2 प्लस 2 बार आ रहा है तो b अपॉन x-2 का स्क्वायर, फिर c अपॉन x+1 प्लस d अपॉन x+1 का स्क्वायर प्लस e अपॉन x+1 का क्यूब। तो इसको हम इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं वो इंटीग्रेशन की बात नहीं कर रहे हैं, इंटीग्रेशन तो बात की बात है, हम तो इस एक्सप्रेशन की बात कर रहे हैं इनिशियली, कि इस एक्सप्रेशन को हम इस तरह से लिख सकते हैं। अभी जो टास्क है हमारे पास में वो है कि ए बी सी डी ई इनकी वैल्यू वी वांट टू इवैल्यूएट। अगर इसकी वैल्यू निकल आई तो फिर इंटीग्रेशन करना इजी टास्क है। dx ये तो सब आता जाएगा, कुछ कुछ कांस्टेंट आएगा वो बाहर आएगा। सो इसका आंसर क्या लिख सकते हैं हम, a टाइम्स ln ऑफ मॉड ऑफ x-2 प्लस, फिर यहाँ पर क्या आएगा, अब ये जो लिखा हुआ है ये तो लिखा हुआ है x-2 का पावर -2, ये तो कुछ कांस्टेंट होगा तो इसमें +1 -1, फिर ये ln बन जाएगा डायरेक्ट, फिर यहाँ पर भी x+1 का पावर में -2। लेकिन फाइनली आंसर तो हम केवल और केवल तभी बोल सकते हैं जब हमको a b c d e का वैल्यू पता होना चाहिए। ठीक है बात, तो फिर हम इस तरह से लिख सकते हैं। ये तो मेथड हो गया। अब इसका प्रूफ जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है लेकिन हमको उसका रिक्वायरमेंट नहीं है, हमको तो मेथड से मतलब है कि किस तरह से हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ए बी सी डी ई इनका वैल्यू इवेलुएट करना, तो उसके लिए वी हैव सम मेथड्स। ओके, अगर सपोज करो अगर इसमें नेक्स्ट टाइप का जो प्रॉब्लम है वो कुछ इस तरह का हुआ कि आपके पास में ये लिखा हुआ है लेट से 1 अपॉन, और कोई एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है लेट से x² प्लस x+1 का स्क्वायर, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, और ऊपर में लिखा हुआ है लेट से 7x-3। ठीक है, और यहाँ पे लिखा हुआ है लेट से x-1। चलिए इतना काफ़ी है, मान लो इस तरह से लिखा हुआ है। तो सबसे पहले इसका तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब आप यहाँ पर x-1 है तो इसके लिए तो आप लिख दो a अपॉन x-1। ठीक है, इतना लिख दिया काफ़ी। ओके, अगर यहाँ पर सपोज करो x-1 का स्क्वायर होता तो फिर हम क्या लिखते हैं, a अपॉन x-1 प्लस b अपॉन x-1 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो है ये सेटल हो गया। अगर इसका पावर 2 है तो, इसका पावर 3 होता तो क्या करते, फिर c अपॉन x-1 का क्यूब लिखते। ठीक है, तो अभी 2 ही मान रहा है, इतना है। अभी इसका पावर 2 है, लेकिन ये क्या है, ये एक क्वाड्रेटिक है जिसका d जो है वो लेस देन 0 है। ये एक क्वाड्रेटिक है जिसका a तो पॉजिटिव है, उससे मुद्दा नहीं है, d जो है वो लेस देन 0 है, मतलब कि वी कैन नॉट फैक्टराइज इट। अगर हम इसके फैक्टर कर लेते तब तो फिर ये वापस से इस तरह का कुछ फॉर्मेट बन जाता, तो इसके फैक्टर तो होंगे नहीं। अब इसके फैक्टर नहीं होंगे तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, एक तो पावर 2 है तो 2 बार तो लिखना ही लिखना है। एक बार तो ऐसा लिखेंगे प्लस एक बार ये लिखेंगे x² प्लस x+1 का स्क्वायर। अब यहाँ पर लीनियर था तो ऊपर में कांस्टेंट लिखा है, ये लीनियर था तो ऊपर में क्या लिखा है, कांस्टेंट लिखा है। यहाँ पर ये क्वाड्रेटिक है तो ऊपर में क्या लिखेंगे, हम लीनियर एक्सप्रेशन लिखेंगे। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं लेट से अल्फा x प्लस बीटा, एंड यहाँ पे लिख देंगे अल्फा 1x प्लस बीटा 1। क्लियर है बात, तो इस तरह का कोई भी कॉम्बिनेशन बनेगा तो हम यहाँ से, अभी यहाँ पर क्या पता करना है हमको, a b अल्फा बीटा अल्फा 1 बीटा 1, ये सारी वैल्यूज हमको निकालनी है। अब ये सारी वैल्यूज निकालने के लिए a b अल्फा बीटा 4 5 6, सो वी नीड 6 इक्वेशंस टू सॉल्व। ठीक है, तो यहाँ से हम एलसीएम लेंगे, फिर कोफिशिएंट्स को इक्वेट करेंगे, वहाँ से हमको a b अल्फा 1 बीटा 1 का वैल्यू मिल जाएगा, फिर हम इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, तो इस तरह का प्रॉब्लम जनरली पूछा तो नहीं जाएगा, बिकॉज in IIT they are not looking for recruit you in Manrega, they are looking for some good brains। okay, तो इतना तो मतलब इतना सारा तो इस तरह का जो है कैलकुलेशन तो नहीं वो पूछेंगे, और अगर पूछेंगे तो वी विल लीव, हर एक क्वेश्चन करने का जरूरत नहीं है। ठीक है, बिकॉज इट इज़ गोइंग टू टेक अ लॉट ऑफ टाइम। ओके, सो अभी हम केवल इस कंसेप्ट को समझना चाह रहे हैं कि हम किस तरह से इसको अप्लाई कर सकते हैं। एक आधा क्वेश्चन हम देख भी लेंगे जहाँ पर ज़्यादा कैलकुलेशन होगी तो आपको ज़्यादा
थोड़ा सा समझने में आसानी होगी। ओके, तो अभी लेट से वी हैव अ सम कि यहाँ पर लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस टू एंड डिवाइड में है एक्स प्लस वन और एक्स स्क्वायर माइनस वन। अब देखो यहाँ पर ये जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है इसके फैक्टर हो रहे हैं एक्स माइनस वन और एक्स प्लस वन में, तो हम इसको लीनियर में चेंज ही कर लेंगे। तो ये आ गया आपके पास में नाउ एक्स स्क्वायर प्लस टू डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन, तो एक्स प्लस वन का स्क्वायर डी एक्स, ये आ गया। तो अभी हमारा फोकस जो है वो इस पर है कि एक्स स्क्वायर प्लस टू अपॉन में एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन का स्क्वायर जो है इसको हमको क्या लिखना है, इसको हम लिख सकते हैं ए अपॉन एक्स माइनस वन। ये जो टर्म है ये एक ही बार आएगा, क्यों, क्योंकि इसका पावर वन है, प्लस बी डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वन का स्क्वायर नॉट स्क्वायर, लेट से एक बार आप पहले सिंगल पावर लिखो फिर c डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया। तो अभी इसको हम इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं इररिस्पेक्टिव कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, बस इतना ध्यान रखना है कि इसका जो डिग्री है, ये जो एक्सप्रेशन है इसका जो डिग्री है वो डिनोमिनेटर का डिग्री से कम होना चाहिए, बस वो अपने आप ए बी सी विल एडजस्ट अकॉर्डिंगली। अगर यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वन की जगह पर एक्स स्क्वायर प्लस सेवन हुआ तो ए बी सी की वैल्यू दे विल एडजस्ट, एक्स स्क्वायर प्लस नाइन हुआ इट विल एडजस्ट। ठीक है, अल्टीमेटली जब आप वापस से अगर इफ़ यू वांट टू वेरीफाई, आप वापस से एलसीएम लेके जब ए बी सी का वैल्यू सपोज करो वन टू थ्री आ गया, ये तो बोलने के लिए, या 11 12 13 आ गया या जो भी आ गया, आप एलसीएम लोगे वापस से इसको सिंप्लीफाई करोगे यू विल गेट जो भी एक्सप्रेशन है। यहाँ पर टू है तो टू मिलेगा, सेवन है तो सेवन मिलेगा, हंड्रेड है तो हंड्रेड मिलेगा। ठीक है, इट विल फॉलो। तो अभी तो हमको ये समझना है कि यहाँ पर लीनियर टर्म है तो उनको हम इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, अगर इस तरह से लिख सकते हैं तो अभी हमारा टास्क है दैट वी वांट टू इवैल्यूएट वैल्यूज ऑफ ए बी सी। ठीक है, तो अभी ए बी सी का वैल्यू अगर मैं आपसे बोलूं कि मैं आपको बोल सकता हूँ कि सी का वैल्यू डायरेक्टली कैसे निकालना है और ए का वैल्यू डायरेक्टली कैसे निकालना है विदाउट मच ऑफ कैलकुलेशन। जैसे कि अगर मैं आपको बोलूं कि ए का वैल्यू जो है वो आ जाएगा, अगर मैं यहाँ पर इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाऊँ, इस एक्सप्रेशन में से इसको मैं थोड़ी देर के लिए भूल जाऊँ और यहाँ पर इसमें अगर हम x की जगह पर वन पुट कर दें तो ये कितना आ जाएगा, वन प्लस टू इज थ्री डिवाइडेड बाई यहाँ भी वन पुट किया तो वन प्लस वन इज टू, टू का स्क्वायर इज फोर, तो ए का वैल्यू थ्री बाई फोर आएगा। मैं आपको ऐसा बोल रहा हूँ ए का वैल्यू थ्री बाई फोर डायरेक्टली बोल रहे हैं। ठीक है, कि ए का वैल्यू थ्री बाई फोर होना चाहिए। ठीक है, अभी वेरीफाई कर लेंगे। और सी का जो वैल्यू है अगर मैं आपको बोलूँ कि ये एक्स प्लस वन वाला, देखो अभी क्या बोलना चाह रहे हैं कि एक्स माइनस वन का हाईएस्ट पावर वाला टर्म कहाँ पर है, यही है क्योंकि एक ही पावर है, और x प्लस वन का होल स्क्वायर में हाईएस्ट पावर वाला टर्म ये है, तो ये c का वैल्यू भी हम बता सकते हैं। उसके लिए ये वाला पार्ट के साथ जो एसोसिएटेड है ये वाले पार्ट को थोड़ी देर के लिए भूल गए। फिर ये वाला पार्ट कब जीरो हो रहा है, जब x का वैल्यू माइनस वन रखोगे तो ये जीरो हो रहा है। ठीक है, तो x का वैल्यू माइनस वन इसमें बाकी बचे वाले में रख दिया तो ये कितना आ गया टू, माइनस वन रखा तो वो तो प्लस वन हो जाएगा तो थ्री, और थ्री डिवाइडेड बाय माइनस वन रखा तो माइनस टू, तो माइनस थ्री बाई टू, तो c का वैल्यू जो है वो माइनस का थ्री बाई टू। ऐसा बोल रहा है कि ये हम दो वैल्यूज़ के बारे में डायरेक्टली बोल सकते हैं, अभी इसको तो एवेलुएट करना ही पड़ेगा। ठीक है, ऐसा बोला। अब चलते हैं कि ये बात जो बोला गया है ये ठीक है क्या, तो उसको वेरीफाई कर लिया, a इंटू एल्सियम ले लिया तो ये आ जाएगा आपके पास में x प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस बी इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन, और c के साथ में क्या आ जाएगा, c के साथ में जाएगा x माइनस वन। यहाँ पर एल्सियम क्या आएगा, एल्सियम आएगा x माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, ये तो हट गया तो बचेगा x प्लस वन का होल स्क्वायर, b में x प्लस वन एक हट गया तो ये बच गया, और c में ये पूरा हट गया तो ये बच गया। ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। अब अगर हम दोनों तरफ से कोफिशिएंट कंपेयर कर लें तो बात बनती हुई दिख रही है। ठीक है, और अगर या फिर अभी ये तो एक आइडेंटिटी की तरह हो गया, अभी ये तो एक आइडेंटिटी है तो इसमें हम x का वैल्यू कुछ भी पुट कर सकते हैं, उसके करस्पॉन्डिंग आपको इक्वेशन मिलेगी। ए बी सी बताना है तो वी आर लुकिंग फॉर थ्री इक्वेशंस। ठीक है, तो अगर हमने सपोज करो, अच्छा या फिर कोफिशिएंट कंपेयर कर लें। ठीक है, तो फर्स्ट मेथड बाय कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स, तो कोफिशिएंट्स कंपेयर किए तो यहाँ से देखो एक्स स्क्वायर के साथ में a आएगा,
यहाँ पर एक्स एक्स जब मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर के साथ में बी आएगा, यहाँ पर तो एक्स स्क्वायर मिलेगा नहीं, तो a प्लस बी इज इक्वल टू कितना आएगा 1, क्योंकि यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है। भाई देखो ना ये क्या बनेगा, a एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, तो a एक्स स्क्वायर आएगा, और यहाँ पर ये लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू बी, तो यहाँ से आएगा b एक्स स्क्वायर, तो a प्लस बी ही आएगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर फ्रॉम द राइट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड पर तो 1 है, तो a प्लस बी इज इक्वल टू 1 फॉलो करना होगा। ठीक है, अब x का कोफिशिएंट अगर हम देखें यहाँ पर, तो x का कोफिशिएंट तो 0 है, ये तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, x का कोफिशिएंट यहाँ पर 0 है, तो 0 और इसके इक्वल में क्या आएगा, यहाँ से x का कोफिशिएंट क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 में a मल्टीप्लाई होगा तो मिलेगा 2a। ठीक है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, तो x का कोफिशिएंट कुछ नहीं आ रहा है यहाँ से, यहाँ पर है cx, तो c आ रहा है, तो 2a प्लस सी इज इक्वल टू 0, 2a प्लस सी इज इक्वल टू 0, यहाँ से एक तो ये आ गया। फिर अभी हमको एक और चाहिए यहाँ पर, तो कांस्टेंट टर्म देख लेते हैं, तो कांस्टेंट टर्म जो है यहाँ पर 2 है, और यहाँ से कांस्टेंट टर्म क्या आएगा, देखो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई a, तो a आ गया a, यहाँ से आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू बी, तो माइनस ऑफ b आ गया कांस्टेंट, तो ये आ गया माइनस ऑफ b, और यहाँ से क्या आएगा सी एक्स माइनस सी, तो माइनस ऑफ c आ गया, दैट इज इक्वल टू 2, इतना आ गया। ठीक है, अब आप देखो अगर यहाँ पे 1 2 3 को सॉल्व अगर हम कर लें तो बात बनती हुई दिख रही है, तो c को हम माइनस ऑफ 2a लिख सकते हैं, ये देखो c को यहाँ से हम c को क्या लिख सकते हैं, c को हम लिख सकते हैं माइनस ऑफ 2a, तो ये आ जाएगा a माइनस बी माइनस ऑफ 2a इज इक्वल टू 2, तो यहाँ से कितना आ गया माइनस a माइनस बी इज इक्वल टू माइनस ए माइनस बी इज इक्वल टू आ गया 2, यहाँ से माइनस कॉमन लिया तो a प्लस बी इज इक्वल टू कितना आ गया, a प्लस बी इज इक्वल टू आ गया माइनस 2, तो कुछ तो गड़बड़ हुआ। फिर 2a प्लस सी जो है वो 0 है, तो c को हमने लिख दिया माइनस ऑफ 2a, माइनस ऑफ 2a लिखोगे तो यहाँ पे क्या आएगा भाई, प्लस आएगा ना, तो प्लस आएगा, तो फिर इसको चेंज किया, प्लस आएगा तो ये कितना आ गया 3a माइनस बी इज इक्वल टू 2, और a प्लस बी इज इक्वल टू 1 है, तो इन दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो 4a इज इक्वल टू कितना आ गया, 4a इज इक्वल टू आ गया 3, मतलब a का वैल्यू 3/4, a का वैल्यू 3/4 हमने पहले बोल दिया था, क्या बोल दिया था, क्लियर है बात, a का वैल्यू 3/4 है, और c जो है वो माइनस ऑफ 2a है, c जो है वो माइनस ऑफ 2a, a कितना हो गया 4, 3/4, सो दैट इज माइनस ऑफ 3/2, तो देखो c का वैल्यू भी वेरीफाई हो गया। अभी b का वैल्यू हमको पता करना है, b का वैल्यू क्या है, नाउ b इज, कहीं से भी देख लो, यहाँ से देख लो, तो b का वैल्यू जो है वो आ गया आपके पास में b इज इक्वल टू 1 माइनस a is 3/4, so 1 minus 3/4, 1 minus 0.75 is 1/4, तो b का वैल्यू आ गया आपके पास में 1/4, तो a आ गया कितना, a आ गया 3/4, a is 3/4, b is 1/4 and c is minus of 3/2। ठीक है, अब बस फिर अब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा कुछ, हमको बस ये सारी वैल्यूज़ को यहाँ पर प्लग इन करना है और फिर आंसर कर देना है। ओके, सो आई गेस दिस इज अ सिंपल वन नाउ, बट अभी हम जब आपको बता रहे थे कि कैसे हम यहाँ पर a और c का कोफिशिएंट जो है डायरेक्टली इवेलुएट कर सकते हैं, एक तो मेथड हमारे पास में है कोफिशिएंट कंपेयर कर लो, दूसरा मेथड है कि ये एक आइडेंटिटी की तरह है, तो यहाँ पर हम x की वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं, सपोज करो हमने x का वैल्यू 1 रखा, x का वैल्यू 1 रखा तो ये 0, ये 0, ये x का वैल्यू 1 रखा तो यहाँ से क्या मिल गया, ये 2, 1 प्लस 1 इज 2, 2 का स्क्वायर इज 4, सो 4a इज इक्वल टू, यहाँ पे 1 रखा तो ये कितना आ गया 3, तो a का वैल्यू कितना आ गया 3/4। सो एक ये मेथड है कि x के आप डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज यहाँ पे रखते जाओ, 3 वैल्यू रखोगे उसके करस्पॉन्डिंग 3 इक्वेशंस आपको मिलेंगी और वहाँ से आप ABC इवेलुएट कर सकते हो। एक मेथड हो गया कोफिशिएंट मेथड। फिर यहाँ पर हम जब बोल रहे थे कि डायरेक्ट हम इसका वैल्यूज बता सकते हैं कैसे, तो इसको आप समझो, तो इसके लिए हमने क्या किया कि जो टर्म इन्वॉल्व है यहाँ पर,
तो यहाँ पर x माइनस वन का हाईएस्ट पावर कहाँ पर है, तो हाईएस्ट पावर यही है, तो मतलब हम a का वैल्यू बता सकते हैं। और दूसरा जो टर्म है x प्लस वन का पावर कितना 2 है, हाईएस्ट पावर के साथ में जो कांस्टेंट यहाँ पर है वो हम बता सकते हैं। अब कैसे बताना है, तो अगर हमको a बताना है तो इस वाले टर्म के साथ एसोसिएटेड जो टर्म है डिनोमिनेटर में उसको आप थोड़ी देर के लिए छुपा लो, ठीक है, छुपा लिया। अब ये वाला टर्म कब जीरो होगा, जब x का वैल्यू आप 1 रखोगे, x का वैल्यू जब आप 1 रखोगे तब ये जीरो होगा। तो x का वैल्यू 1 आप इसमें रख दो, जो बाकी बचा उसमें, तो x का वैल्यू जो आपने इसमें 1 रखा होगा तो 1 प्लस 2 विल गिव यू 3, और यहाँ से 1 प्लस 1 विल गिव यू 2, 2 का स्क्वायर इज 4, तो a का वैल्यू कितना आ गया था 3/4। हम b का वैल्यू नहीं बता सकते हैं, केवल हाईएस्ट पावर जो टर्म एसोसिएटेड है उनके साथ जो जुड़े हुए, उनके साथ जो एसोसिएटेड कांस्टेंट है उसी को हम बता सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज अ हेल्पिंग टेक्निक वी हैव, ओके। तो अभी x प्लस वन का जो होल स्क्वायर है उसके साथ में c एसोसिएटेड है, तो वो बताने के लिए हमने क्या किया कि इसको छुपा दिया, तो इसके साथ जो यहाँ पर टर्म इन्वॉल्व है उसको छुपा दिया, ये छुपा दिया। अब ये कब जीरो होगा, जब x की जगह पे आप क्या रखोगे -1, तो x की जगह पे जब आप -1 यहाँ पर जो बाकी बच गया उसमें रख दो, तो -1 रखा तो 2 -1 का स्क्वायर इज 1, सो दिस इज 3, और यहाँ पर -1 रखा, सो -1 विल गिव यू 2 विद अ माइनस साइन, तो -3/2, तो ये देखो -3/2 आ गया। तो आप कहीं से भी सॉल्व करोगे तो ए बी सी की जो यहाँ से जो ए और सी की वैल्यू आ रही है वो सेम वैल्यूज यहाँ से भी आ रही है, मतलब कि मेथड इज वर्किंग, ओके। और अगर जैसे कोफिशिएंट से आपने सॉल्व किया, फिर आपने x की कुछ वैल्यूज पुट करके सॉल्व किया, और या फिर आपने यहाँ से सॉल्व किया, और a और c मतलब जो भी एलिजिबल है, जैसे यहाँ पर एलिजिबल है a और c, और इनकी वैल्यूज अगर डिफरेंट आ रही है मतलब कि हमने कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ किया है, मेथड में कोई फॉल्ट नहीं है। सो रेदर देन वेस्टिंग टाइम की कुछ मेथड में गड़बड़ है, तो मेथड में कुछ गड़बड़ नहीं है, वी हैव टू गो बैक एंड चेक अवर कैलकुलेशंस, ठीक है। तो ट्राई करना है कि हड़बड़ी में गड़बड़ी ना हो। तो अभी जो हमारे काम की चीज़ें हैं वो हमने यहाँ पर लिस्ट कर ली। ए जो है वो 3/4 है, बी जो है वो आपके पास में 1/4 है, और अब आप चाहो तो यहाँ पर चेक भी कर सकते हो, ए का वैल्यू कितना आया 3/4, बी इज -1/4, बी का वैल्यू 1/4, तो -1/4, तो 3/4 दैट इज 0.75 -0.5, तो कितना बचेगा आपके पास में हाफ, और माइनस ऑफ सी, सी कितना है 3/2 विद अ माइनस, तो 3/2 इज 1.5 प्लस 0.5, तो 1.5 प्लस 0.5 विल गिव यू 2, तो ये 2 आ रहा है, मतलब ये सारी वैल्यूज सही है। चलिए, अगर ये सारी वैल्यूज सही हैं, सो नाउ अभी इसको हमने हटा दिया, ठीक है, ये सारा कैलकुलेशन हटा दिया, बिकॉज नाउ वी आर इंटरेस्टेड टू फाइंड द इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन अभी हमको पता करना है, ठीक है, तो इसको बाय बाय बोल देते हैं क्विकली, ओके। तो ए बी सी पता है, तो यहाँ से इंटीग्रेशन डी एक्स, ए का वैल्यू क्या है, ए का वैल्यू 3/4, तो ए का वैल्यू 3/4 रख दिया, सो 3/4 इंटीग्रल डी एक्स, ठीक है। बी का वैल्यू क्या है आपके पास में, बी का वैल्यू है, बी का वैल्यू इज 1/4, नॉट सी, बी इज 1/4, ओके। सो दिस इज 1/4, बी गायब किया यहाँ से, और integral dx, and c का value we have minus of 3/2, we need to make some space, so let's shift this, and we have minus of 3/2, and इस c को हम गायब कर दें, and dx, okay। So now it is simple, one step, this is 3/4 ln of mod of x minus 1 plus 1/4 ln of mod of x plus 1 minus 3/2, and this can be written as, now it is x plus 1 का पावर -2, तो इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या होगा, -2 + 1 इज -1 अपॉन -1 प्लस सी। अब बस 3/4 ln of mod of x -1 plus 1/4 ln of mod of x plus 1 माइनस माइनस प्लस 3/2 एंड 1 अपॉन x प्लस 1 प्लस सी, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या अप्लाई कर दिया,
कि अगर आपके पास में ए एक्स प्लस बी का पावर में 2 है 1 में, तो इसका इंटीग्रल क्या होगा, ए एक्स प्लस बी का पावर में -2 + 1 इज -1 अपॉन -1, और यहाँ पर ए भी आएगा, लेकिन यहाँ पर एक्स का जो कोफिशिएंट है वो 1 है, उस वजह से वो नहीं आ रहा है, ठीक है। सो दिस इज अबाउट हाउ टू इम्प्लीमेंट पार्शियल फ्रैक्शन इन सच गिवन सम्स। और बस इस बात का ध्यान रखना है कि जो न्यूमरेटर में जो एक्सप्रेशन है उसका डिग्री डिनोमिनेटर में जो गिवन एक्सप्रेशन है उसके डिग्री से कम होना चाहिए, ठीक है। चलिए, आई होप यू आर एंजॉइंग दिस बिकॉज इंटीग्रेशन इज वेरी enjoyable if you follow along with the method, okay, right? So we have another sum, that is a quadratic divided by cubic, and this quadratic is not further like इसको हम फैक्टर नहीं कर सकते बिकॉज इसका जो d है डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है। इसका जो फोटो है वो इस तरह से बनेगा, माउथ ओपनिंग अपवर्ड, नॉन रियल रूट्स, ओके। तो इसके फर्दर कोई रूट्स नहीं होंगे, तो फिर कुछ हम कैंसिल वैंसिल करने का नहीं सोच सकते। इसका डिग्री 2 है, इसका डिग्री 3 है, सो नाउ दिस एक्सप्रेशन इज फिट फॉर पार्शियल फ्रैक्शन, ओके। तो अभी तो सिंपल है, x square plus x plus 1 divided by x minus 1 into x minus 2 into x minus 3 is equal to a upon x minus 1 plus b upon x minus 2 plus c upon x minus 3, ओके। अभी ये हो गया, तो अभी हमको एबीसी पता करना है। एबीसी पता करना है, सो वन मेथड वी हैव, दैट इज a into x minus 2 into x minus 3 plus b into x minus 2 into x minus 1 into x minus 3 and c into x minus 1 into x minus 2, and that is equal to x square plus x plus 1, okay। तो अगर हम एक बार x का वैल्यू 1, एक बार 2 और एक बार 3 रख दें, तो वहाँ से ABC में हमको कुछ एक्सप्रेशन मिल जाएंगे, मतलब इक्वेशंस मिल जाएंगे, और उसको वी कैन सॉल्व। otherwise what we can do, we can simply compare the coefficients also, so let's say, और या फिर हम x की कुछ वैल्यू भी रख सकते हैं। सपोज करो हमने x का वैल्यू 0 रखना प्रेफर किया, सो दिस इज 1, 0 रखा तो दिस विल गिव यू 6 टाइम्स ऑफ a and this will give you 3 times of p if I'm not wrong, and this will give you 2 times of c, okay। how it is coming, 0 रखा तो ये -2 बचा, -3, -2 into -3 is 6, -1 into -3 is 3 and -1 into -2 is 2, okay। so ऐसा कुछ कुछ आ गया, ओके। एंड एक तो ये एक्सप्रेशन आ गया, मतलब इक्वेशन आ गया। x की जगह पे अगर हम 2 रख दें, x की जगह पे अगर हम 2 रख देंगे तो ये 0 और ये भी 0, ओके। तो ये दोनों अगर 0 हो गए तो x की जगह पे 2 रखने से ये बन जाएगा -1 और ये बन जाएगा +1, तो माइनस ऑफ b बचा यहाँ से, और x की जगह पे 2 रखा तो यहाँ पे मिलेगा आपको 4 + 2 is 6, 7 is equal to minus of b, so b is equal to -7 basically we are getting। तो x की जगह पे 3 रख दिया, x की जगह पे 3 अगर हम रखेंगे तो ये 0 और ये भी 0, तो यहाँ से 3 रखने पर तो आएगा ये 2 और ये 1, सो c बच रहा है यहाँ से। यहाँ पर 3 रखा तो क्या आ गया, 9 + 3 दैट इज 12 + 1 is 13, तो c का वैल्यू जो है यहाँ से क्या आ रहा था, अगर हमने यहाँ पे 3 रखा था तो दिस इज 1 and 2, सो 2c is equal to 13, so c is equal to 13/2, okay, okay, good, and b is equal to minus of 7, तो इस एक्सप्रेशन में now we can put b and c and we will get a। otherwise हमने x का वैल्यू क्या क्या रख लिया, अभी x का वैल्यू 0 रखा, इसको छोड़ दे थोड़ी देर के लिए, x का वैल्यू 3 रखा और x का वैल्यू 2 रखा था, 2 रखा था तो ये गायब हुआ था, 2 रखने से यहाँ पे आया था b विद अ माइनस साइन, बिकॉज 2 रखा तो -1 यहाँ से मिलेगा, यहाँ से 1, तो -b इज इक्वल टू, ये भी 0 हो जाएगा 2 रखने पर, और यहाँ पर 2 रखा था तो 4 -2 + 1, ओह नो 2 रखा ना हमने, तो 4 + 2 + 1 दैट इज 7, सो b इज इक्वल टू -7, ओके।
I hope this is fine. Now let's say put x is equal to 1. If we put x is equal to 1 तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा. x is equal to 1 रखने पर दोनों से यहाँ से मिलेगा -1 और यहाँ से मिलेगा -2. तो what we are getting is 2a. 2a is equal to x is equal to 1 रखने पर we are getting 3. So a is equal to 3/2. a is equal to 3/2. x is equal to 1 रखने पर a is equal to 3/2. x is equal to 2 रखने पर b is equal to -7. ओके, अगर ये आंसर सही है तो यहाँ से आप देखो 2a जो है वो कितना है, 2a का वैल्यू 3 है, तो 6a कितना हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 6a इज इक्वल टू हो गया 9. तो ये वैल्यू हो गई 9 प्लस 3 भी हो गया -21 और 2c जो है वो हो जाएगा आपके पास में, 2 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, दैट इज 13. So 13 plus 9 is 22 minus 21 is equal to 1. So it follow, मतलब ये वैल्यू सही है. तो a का वैल्यू जो है वो आया आपके पास में 3/2, b का वैल्यू आया आपके पास में -7 एंड c का वैल्यू इज 13/2. So let's collect these values. इन वैल्यूज को हमने कलेक्ट कर लिया. a आया है 3/2 और we can put here also a equal to 3/2 आ गया and let's say a equal to कितना है आपके पास में 3/2. ठीक है ना, a का वैल्यू 3/2 we can put. b का वैल्यू इज -7, तो b की जगह पर now we can put -7 here. b equal to and c का value what we are getting is 13/2. So let's say this is c equal to 13/2. Okay, now to make some space, let's say bye to this calculation. Okay, now अभी ये तो हो गया कि हमने कोफिशिएंट्स को कंपेयर कर लिया या फिर जो है कुछ वैल्यूज पुट कर ली, क्योंकि आइडेंटिटी है सो इट विल फॉलो फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ x. बस जहाँ पर एक्सप्रेशन कोई जो है पर्टिकुलर एक्सप्रेशन ऐसा ना हो कि डिफाइन ना हो रहा हो. ठीक है, सो नाउ अभी अगर हम देखें यहाँ पर तो यहाँ पर जो x-1 x-2 x-3 है, इन तीनों के हाईएस्ट पावर जो है वो यहाँ पर है. भाई पावर 1 है तो यही हाईएस्ट पावर है. तो अगर यहाँ से A B C ये तीनों जो है, नाउ वी कैन से नाउ A B C all three are eligible for our technique to calculate their values directly. Okay, तो उसके लिए क्या बताया था, A के साथ में जो एसोसिएटेड है x-1 डिनोमिनेटर में उसको थोड़ी देर के लिए क्या कर दिया, गायब कर दिया. तो ये गायब हो गया. अब ये कब जीरो हो रहा है, ये जो एक्सप्रेशन है जीरो कब होगा, जब x का वैल्यू क्या रख दें हम 1. तो x का वैल्यू अगर हम 1 यहाँ पे रख दें इस पूरे जो बाकी बच गया एक्सप्रेशन उसमें, तो दिस इज 3 और 1 रखा अगर डिनोमिनेटर में तो x-2 विल गिव यू -1 एंड दिस विल गिव यू -2. सो माइनस माइनस कैंसिल, सो व्हाट वी आर गेटिंग, a का वैल्यू 3/2. ओह दिस इज वर्किंग. ओके, नाउ नेक्स्ट b इज ऑल्सो एलिजिबल. तो अभी क्या किया, अगर यहाँ पर सपोज करो x-2 का स्क्वायर होता, अगर ऐसा होता तो हम यहाँ पर एक एक्सप्रेशन और लिख रहे होते, यहाँ पर d/x-2 का स्क्वायर. तो इन दिस सिनेरियो फिर b एलिजिबल नहीं होता, d एलिजिबल होता. हाईएस्ट पावर वाले ही एलिजिबल होंगे, हाईएस्ट पावर वाले जो उसके साथ एसोसिएटेड है. मतलब x-1 का हाईएस्ट पावर तो 1 है तो वो एलिजिबल होगा, x-3 का हाईएस्ट पावर जो है वो 1 है तो वो भी एलिजिबल होगा. लेकिन अगर यहाँ पर ये पावर 2 होता अगर, तो ये d तो एलिजिबल होता लेकिन b एलिजिबल नहीं होता. फिर b के लिए हम एक इक्वेशन बना के उसमें a + b + 2c + 4d = 15 17 जो भी आ रहा होता, तो a b d की वैल्यू रख के फिर हम c इवेलुएट कर लेते. ठीक है, लेकिन बहुत सारा काम तो हमारा हो जाता है. a b अगर एलिजिबल नहीं होता तो a c और d, ये वो सिनेरियो बता रहा हूँ जब अगर इसका पावर 2 होता तो. ठीक है ना, अभी तो ऐसा कुछ नहीं है. सो लेट्स से फोकस हियर. तो b की बात कर रहे थे, अगर हमको b एवेलुएट करना है तो इसके साथ जो एसोसिएटेड टर्म है इन द डिनोमिनेटर उसको जो लेफ्ट हैंड साइड में उसमें गायब कर दिया. अब ये जीरो कब हो रहा है, जब x का वैल्यू आप क्या पुट करोगे 2, x का वैल्यू 2 पुट कर दो, जो बाकी बचा है उसमें, इसमें इसमें और इसमें. तो इसमें x का वैल्यू 2 पुट किया
तो 1 बचा, यहाँ पर पुट किया तो -1 बचा, तो डिनोमिनेटर में -1 आ रहा है, यहाँ पर पुट किया 2, सो दिस विल गिव यू 4 + 2 + 1 दैट इज 7, तो -7 आ रहा है वैल्यू, बिल्कुल सही है। ओके, नाउ कम्स टू सी, तो फिर से इसको गायब करना है, कहाँ से गायब करना है, यहाँ से गायब करना है, तो इसको गायब कर दिया। ये कब जीरो हो रहा है, जब x का वैल्यू 3 रखोगे, तो इसको गायब किया, x का वैल्यू 3 रख दिया, बाकी सब में तो 3 का स्क्वायर + 3 + 1 दैट इज 9 + 3 is 12 + 1, 12 + 1 is 13 डिवाइडेड बाय 3 रखा है यहाँ पर, तो 3 - 1 is 2 and 3 - 2 is 1, so 2, so 13/2, तो ये भी ठीक है। ओके, I hope now this is clear. So we can solve this integral. This is dx and this is also dx and this is also dx and this is also dx. Okay, so 3/2 ln of mod of x minus 1 minus of 7 ln of mod of x minus 2 and 13/2 ln of mod of x minus 3 plus constant of integration। अगर कहीं पर नहीं लिखा है तो इस पूरे चैप्टर में प्लस सी इज देयर, दिस सी इज फॉर आर्बिट्री कांस्टेंट, तो कहीं पर अगर मिस हो गया देन यू हैव टू पुट। ओके ओके, सो अभी इसको आप इस तरह से नाउ वी कैन आंसर। ओके, और अगर गिवन फॉर्मेट में अगर ये जो 3/2 है तो फिर इसको जो है 3/2 प्लस समथिंग लिख के अगर एक्सप्रेस कर लिया या माइनस करके कर लिया, फिर दो को क्लब कर लिया, सो दैट इज डिपेंड ऑन द ऑप्शंस अवेलेबल। अगर उस ऑप्शन में डायरेक्टली आपको नहीं दिख रहा है जिस फॉर्मेट में आपने आंसर निकाला है, तो कुछ मैनिपुलेशन वगैरह करके कुछ, अगर यहाँ पे लॉग इन्वॉल्व है तो लॉगरिथमिक कुछ आइडेंटिटीज वहाँ पे इन्वॉल्व होंगी जिसकी मदद से वी कैन get into the right shape of in which the option is available। ठीक है, तो ऑप्शन में अगर इस तरह का एक्सप्रेशन नहीं है, थोड़ा बहुत अगर उन्होंने ऊपर नीचे कर रखा है, so what we can do, we can simplify the given expression into that one। okay, good, so now this is about simple application of partial fractions। okay, now in the next one, अगर ऐसा होता तो बहुत सारा कैलकुलेशन होगा। कैसे, x² + 1 डिवाइडेड बाय x - 1 इंटू x² + x + 1 का स्क्वायर लिखा हुआ है आपके पास में। ठीक है, तो इसको आप लिखोगे सबसे पहले a/x - 1, इसको तो इतना ही छोड़ दिया। क्यों इतना छोड़ दिया, क्योंकि इसको तो हमने इतना ही छोड़ दिया क्योंकि यहाँ पर तो x - 1 है और सिंगल पावर, अगर 2 होता तो फिर हम एक और टर्म लिखते। अब यहाँ पर जो क्वाड्रेटिक इन्वॉल्व है इसका d है <0, तो इसके लीनियर फैक्टर तो पॉसिबल नहीं है। अगर लीनियर फैक्टर पॉसिबल नहीं है देन क्वाड्रेटिक है, तो हमको लिखना पड़ेगा bx + c डिवाइडेड बाय x² + x + 1। अच्छा, यहाँ पर आप देखो इसका डिग्री 2 है और इसका डिग्री 4 + 1 5 हो गया, तो डिग्री जो है न्यूमरेटर का डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से जब जब कम है तो वी नीड नॉट टू थिंक मच, वी कैन अप्लाई पार्शियल फ्रैक्शन। ओके, और यहाँ पर अब डिग्री 2 है, अब डिग्री 2 है तो ये एक्सप्रेशन 2 बार आएगा, तो एक बार आ गया bx + c, दूसरी बार आप लिख दो dx + e डिवाइडेड बाय x² + x + 1 का होल स्क्वायर। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट, what I am trying to imply। Now a b c d e, so we need 5 equations to solve the values of a b c d e and then we can evaluate this sum। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, इस तरह का प्रॉब्लम पूछा भी नहीं जाएगा जनरली, अगर पूछा जाएगा देन वी हैव टू पुट सम एफर्ट एंड टाइम, बट इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। हाँ, यहाँ पर a का वैल्यू वी कैन डायरेक्टली टेल, a का वैल्यू हम डायरेक्टली क्यों बता सकते हैं, यहाँ पर तो d और e दो इन्वॉल्व है और इसके तो हमको ये कब जीरो होगा ये तो हमें पता ही नहीं है, रियल फैक्टर्स तो पता नहीं है, हाँ इमेजिनरी फैक्टर्स जरूर होंगे नॉन रियल, बट वी आर नॉट गोइंग टू यूज दैम। सो ये x - 1 वाला टर्म अगर यहाँ से हटा लो और इसमें x ये पे 1 पुट कर दो तो ये बन जाएगा 1 + 1 2 और यहाँ से बन जाएगा 3 1 + 1 + 1 दैट इज 3, 3 का स्क्वायर इज 9, सो 2/9, तो a का वैल्यू वी कैन डायरेक्टली टेल यू दैट इज 2/9, and for rest of them you have to solve by taking LCM
सो a टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन प्लस डी एक्स डी एक्स dx plus e times x minus 1 is equal to x square plus 1. So what we need to do, we need to just compare the coefficient of x square and constant, and coefficient of x, and coefficient of x power 4 is also there, coefficient of x cube is there. So from the left side what we are going to get, x power 4 का coefficient is 0, एंड एक्स पावर फोर का कोफिशिएंट जो है वो यहाँ से केवल हमको मिलने वाला है, और वो मिलने वाला है केवल और केवल ए। यहाँ से तो हाईएस्ट पावर जो है वो एक्स स्क्वायर के साथ में ये एक्स आएगा, ठीक है। और सो वी कैन इवेलुएट, फाइन। सो ए बी सी डी ई वी कैन evaluate accordingly. Okay, now okay, so after those values हम इसको यहाँ put करेंगे, then we can solve. Okay, now let's say we have to solve this sum. This is reasonably good one, so we are going to solve this. So we can write it as if we are talking about only this expression, and बाद में फिर जो है हम इस पे इंटीग्रेशन का साइन लगा देंगे. So let's say we can write this as 1 upon x plus 1 multiplied by x square plus 1. This can be written as a upon x plus 1 plus bx plus c upon x square plus 1. Why we have written this way? Because x square plus 1 is a quadratic जिसके real factors available नहीं है, real we can say real roots are not available, so this cannot be factorized further, so we can write in this way. Now to find the value of a is eligible for the direct method. So इसको गायब किया तो इसको गायब किया, यहाँ पर x की जगह पर -1 पुट किया तो ये बन जाएगा 1/2. तो a का वैल्यू डायरेक्टली वी आर गेटिंग 1/2. अदरवाइज it is simply a times of x square plus 1 plus bx plus c times x plus 1, and this is 1. So coefficient of x square, if we are writing from both sides, so what we are getting is a from here and b from here, because this will become bx square. So a plus b is equal to 0. So whatever will be the value of a, minus of that will give you value of b. Okay, and vice versa also, कि अगर b का वैल्यू पता है तो a का वैल्यू भी पता है, और a का वैल्यू बेसिकली आपको पता ही है. चलिए, अगर ऐसा है तो फिर बाकी वैल्यूज़ के लिए ए बी पता चल गया. अभी अगर हम यहाँ से देखें कि कांस्टेंट जो है वो क्या आएगा, तो कांस्टेंट आएगा आपके पास में ए, और यहाँ पर आपके पास में कांस्टेंट आएगा जब इसको आप लिखोगे बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी. So a plus c is the constant. So a plus c is equal to 1. Okay. So a plus c is equal to 1, and coefficient of x if we look, तो coefficient of x आपको यहाँ से केवल मिलने वाला है, that is bx square plus cx, bx square plus cx plus bx plus c. So b plus c is the coefficient of x, और जो कि 0 है. So b plus c is equal to 0. So now b is equal to minus c. So if what we are getting is b is equal to minus c, so a is equal to क्या आ गया आपके पास में, a is equal to आ गया आपके पास में c. If a is equal to c, this is 2a is equal to 1, so a is equal to 1/2. a is equal to 1/2 तो हमने पहले ही इवेलुएट कर लिया था, इसको गायब कर दिया, इसमें x ये पे -1 पुट किया, दिस विल गिव यू 2, तो a is equal to half. So a is equal to half, b is equal to -half,
एंड सी इज ऑल्सो इज इक्वल टू हाफ। ठीक है, तो ये हमको यहाँ से मिल गया। सो दीज वैल्यूज वी कैन कीप एंड रेस्ट वी कैन गिव अ बाय। सो बाय बाय दिस कैलकुलेशन। एंड ए का वैल्यू क्या आ रहा है? ए का वैल्यू आ रहा है आपके पास में 1/2, सो दिस इज 1/2 एंड if we are putting integration this is 1/2, b का value is minus half, c का value is half, and we are putting dx, so this is half of ln of x plus 1, and if we are taking minus half outside, so minus half अगर हमने कॉमन लिया, so this will give you x minus 1 upon x square plus 1 dx. Okay, so now we want to evaluate this. So this part is already done. We are interested in this integral, and then we will plug in this its value here. b का वैल्यू माइनस हाफ था, c का वैल्यू था हाफ, माइनस हाफ हमने कॉमन ले लिया, तो x माइनस वन टाइम्स x माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वन वी वॉन्ट टू सॉल्व. So x minus 1 upon x square plus 1 of dx we want to solve. So what we can do one thing. We can write it as x upon x square plus 1 dx and minus of 1 upon x square plus 1 dx. Now this is simply minus of tan inverse of x plus c. Now the plus c is always at the end, so anywhere we can put. Now this is x square plus 1. If what we can do, if we multiply 2 and divide by 2, so what we can write here, this is 2 and 1 by 2. Now this is fx and this is f dash x. So f dash x upon fx dx is simply ln of mod of fx. So answer is half of ln of x square plus 1. तो ये जो आंसर आ गया हमारे पास में, ये आंसर इसको आप माइनस हाफ से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख दो, देन यू विल गेट द फाइनल आंसर फॉर दिस इंटीग्रल. एंड दिस इंटीग्रल वाज एलिजिबल फॉर द पार्शियल फ्रैक्शन, क्योंकि यहाँ पर जो डिग्री है इन द न्यूमरेटर और डिग्री इन द डिनोमिनेटर, तो डिग्री इन द डिनोमिनेटर इज हायर, 3 डिग्री है. ठीक है, ओके. सो आई होप दिस इज क्लियर नाउ. ओके, नाउ